Last class we have seen many things related to different thermodynamic processes including polytropic process also, जिसमें हम लोग देखे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकरिक, आइसोबारिक, 4 प्रोसेसेस है ना। और फिर इन जनरल करके पॉलीट्रोपिक प्रोसेस देखे थे और बोले थे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर देयर, कितनी किस्म की थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, इनफाइनाइट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर देयर। ठीक है, तो कर लो। अब खुश रहो कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए एडवांटेज है। कोई मेहनत नहीं कर रहा है, इट इज नॉट ओनली यू, एनीवन एनीवेयर इज नॉट प्रिपेयरिंग वेल। इसका मतलब आपके लिए कंपटीशन टफ नहीं है, बस हाथ पांव हिलाओ, जहां तक पहुंचना चाहते हो पहुंच जाओगे। कोई नहीं पढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। मैं भी जब माइनर स्कूल में था, किसी एक स्कूल में था, वह पूरा क्लास 1 से पूरा क्लास 7 तक ऑलमोस्ट सारे क्लास में मैं फास्ट हुआ था। मन में एक भाव था कि मैं क्लास में फास्ट होता हूँ। पूरा 7 साल क्लास का मॉनिटर रहा, बाकी कीबोर्ड माउस अलग थे हमारे साथ साथ, लेकिन मैं मॉनिटर रहा। जैसे मैं हाई स्कूल में गया, वहाँ पर एक एंट्रांस हुआ और सारे स्कूल से अच्छे अच्छे बच्चे आके पहुँचे, एंड दैट वाज चिन्मय विद्यालय। वहाँ पर मेरा धज्जिया उड़ गया, कहाँ गए बच्चे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ हूँ। मतलब आपके दोस्त अगर ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है ना। उस एडवांटेज का फायदा उठाओ। कभी भी दूसरों को मत बोलो पढ़ो यार, डोंट इंस्पायर अदर्स। खुद पढ़ लो, दूसरों को इंस्पायर करोगे वो आपका कंपटीटर बनेगा। खुद जोर से पढ़ो और देखो कितना कम मैं बताया लास्ट क्लास बता रहा था, आई नो ए पर्सन हु हैज गॉट 89। क्या हाल है जी मेन का, 89 आउट ऑफ 300 विथ ए परसेंटाइल ऑफ 92%। क्या बात है, समझ में आ रहा है। इतने में 92 परसेंटाइल बच्चे लाए, क्योंकि सारे लंगड़े लूले दौड़ रहे हैं, जिसका पाँव ठीक है वो हीरो बन गया, है ना। ठीक, तो प्लीज 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 थोड़ा सा मेहनत करो। और ये जो क्राइसिस है, कोई पढ़ नहीं रहा है। अब देखो ना, वो 3 इडियट में क्या करता था, बाकी पढ़ रहे थे तो जाके बीच में वो मैगजीन डालता था सबके रूम में। कोई ना पढ़े तो मैं हीरो बन जाता हूँ, वो खुद को नहीं चढ़ाता था। आप लोगों को वही करना है। लेट अस स्टार्ट विद, क्या था क्वेश्चंस, ये सारे प्रोसेसेस को देखना है। आइडेंटिफाई द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, एक एक करके बारीकी से देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। जब तक थ्योरी खत्म नहीं होगा क्लास छुट्टी नहीं होगा। कब थ्योरी खत्म होगा मुझे मालूम नहीं, यू हैव टू वेट एंड वॉच। हीटिंग ऑफ गैस इन ए रिजिड वेसल। हीटिंग ऑफ ए गैस इन ए रिजिड वेसल। रिजिड मतलब, इंसुलेटिंग मतलब अलग अलग है। एडियाबैटिक कैसे बोल सकते हो। रिजिड मतलब जिसको हम मतलब ना एक्सपांड कर सकते हैं ना कंप्रेस कर सकते हैं। इंसुलेटिंग मतलब जिसमें से हीट बाहर नहीं जा सकता। रिजिड वेसल है तो क्या रहेगा कांस्टेंट, वॉल्यूम। हाँ, कौन सा प्रोसेस बनेगा, आइसोकोरिक। चलो देखते हैं, तो मजे ले रहे हैं सब। एक मिनट थोड़ा देखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सडन कंप्रेशन ऑफ ए गैस, एनी फास्ट प्रोसेस। वाओ, किसी अच्छे फिजिक्स टीचर के पास पढ़ रहे हो लग रहा है ना, मस्त है। बर्स्टिंग ऑफ बैलून, क्योंकि सडनली वो एयर एक्सपांड कर जाता है, तो ये हो गया एडियाबैटिक। पक्का वो टीचर बहुत अच्छा हुआ जो पढ़ाया ये सब। हाँ, स्लो हीटिंग ऑफ ए गैस इन ए वर्टिकल सिलेंडर विथ फ्लोटिंग पिस्टन। फ्लोटिंग पिस्टन है और स्लो हीटिंग है, मतलब पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। बता चुके हैं क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। मतलब क्या होगा नाम, आइसोबारिक। आपके अंदर भी कोई बारीक है, नहीं है, कोई बारीक नहीं पूरा क्लास में। अच्छा, तो आइसोबारिक, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ गैस इन एन इंसुलेटिंग वेसल। इंसुलेटिंग वेसल मतलब हीट ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। अरे बहुत मजा आ रहा है आज की क्लास में, सब कोई बोल रहे हैं एडियाबैटिक। बढ़िया है, आगे। स्लो कंप्रेशन ऑफ ए गैस इन ए कंडक्टिंग वेसल। स्लो कंप्रेशन है, अगर हम स्लो की जगह सडन कंप्रेशन लिख देते तो, अरे वाह मस्त।
ये स्लो कंप्रेशन है, मतलब हीट बाहर भाग जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रोसेस बन जाएगा आइसोथर्मल। ऑल हीट सप्लाइड टू द गैस इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। थोड़े स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखते हैं। ऑल द हीट सप्लाइड टू द गैस मतलब डेल्टा क्यू इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसका मतलब क्या है, क्या जीरो है यहाँ पे, वर्णन इज जीरो, डेल्टा डब्ल्यू इज जीरो। इसका मतलब बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता चला कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है डेल्टा क्यू, और अगर डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर हुआ डेल्टा डब्ल्यू जीरो हुआ। कौन सा प्रोसेस में वर्णन जीरो होता है, यस, क्योंकि वर्णन इज गिवन बाय पीडीवी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्णन जीरो होगा, तो प्रोसेस बन गया आइसोकोरिक। बढ़िया। ऑल हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। सारा का सारा हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब क्या जीरो है, डेल्टा यू। डेल्टा यू होता है एनसीवी डीटी, ना एन जीरो है ना सीवी जीरो है, मतलब डीटी जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, आइसोथर्मल। बढ़िया, आइसोथर्मल। नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अरे वाह, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। कोई हीट का लेन देन नहीं हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ये बन गया एडियाबैटिक। ओनली पी एंड वी चेंज, यस, तो इसका मतलब टी कांस्टेंट रहेगा तो बन गया आइसोथर्मल। अरे 10 तक तो पहुंच गए, खाली कॉन्फिडेंस नहीं था। ओनली पी एंड टी चेंज, आइसोकोरिक। बढ़िया है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। बहुत अच्छे चल रहे हो तुम लोग आज। ओनली वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज, आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट, volume and temperature being constant, the pressure is increased. No thermodynamic process. हाँ, बहुत बढ़िया। हम देख चुके हैं in any universal gas equation, you know, PV equal nRT। PVT में से दो चीज को कांस्टेंट रखते हुए तीसरे को नहीं बदल सकते, क्योंकि ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाता है। So it is impossible process, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वर्णन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ये बताने वाले को शाबाशी मिलेगा। मेरा कहना तो है खाली एडियाबैटिक नहीं, और भी प्रोसेस है जिसमें दी वर्णन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चलो थोड़ा मैं आपकी मदद करता हूं। देखो तो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जानते हो कि जो वर्णन है that is equal to डेल्टा U, और क्योंकि डेल्टा Q जीरो है, डेल्टा Q जीरो है, सो डेल्टा W इज डेल्टा U। डेल्टा U इज माइनस एन सीवी, माइनस डेल्टा U है माइनस एन सीवी dt। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सोचो तो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा डेल्टा W क्या था, PdV, और PV2 माइनस PV1, पर PV2 क्या है, nRT2 माइनस nRT1। क्या ये nR कॉमन जाने से T2 माइनस T1 नहीं हुआ, यस, इट इज nR डेल्टा T। दोनों प्रोसेस में वर्णन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया क्या? तो इसमें दो आंसर आए, क्या क्या आंसर आए आप कहोगे, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक। दोनों प्रोसेस में द वर्णन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बढ़िया। वर्णन इन द प्रोसेस इज जीरो, यस, आइसोकोरिक, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, और जब तक चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा कोई बात नहीं होगा। P and T डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। सोचो, अरे वाह, कुछ लोग तो बढ़िया ट्राई किए। ये T है, ये P है, P and T डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा है
उसको अगर एक्सटेंड करो तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये डायग्राम को देखो तो अगर y ये एक्सिस में ये y है ये x है, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब y इक्वल टू mx होता है, मतलब p इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू t होता है, मतलब p बाय t इज कांस्टेंट। कौन सा केस में, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि pv इक्वल टू nrt है, p बाय t का वैल्यू क्या होता है, nr बाय v। p बाई टी इज कांस्टेंट, मतलब nr बाई v इज कांस्टेंट। n और r तो ऐसे ही कांस्टेंट है, मतलब v भी कांस्टेंट है। सो इफ द pt डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, द प्रोसेस इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। यस यस यस, बढ़िया। vt डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, आइसोबारिक। बढ़िया, मस्त। चलिए अब बता दो किसका 17 का 17 सही हुआ। हाँ मेरा प्राइज बच गया। 15 से ज्यादा कितने का सही हुआ, 15 से ज्यादा। हाँ ऋतुजय का हो गया, रोशन का हो गया, वेरी गुड, बढ़िया। हाथ उठाओ थोड़ा रोशन, हाथ उठाओ, तेरे को थोड़ा वायरल कर देते। ये देखो हाथ उठाया रोशन का, बढ़िया, ठीक, एंजॉय। चलिए जैसे मैं प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ढेर सारा न्यूमेरिकल का वीडियो बनाया हूं, मैं दे दूंगा, आप लोग देख लेना उसको। मोर देन 25 क्वेश्चंस आर देयर और करने के लिए 2 घंटे लगेंगे। लेट अस हैव द थ्योरी। आप लोग न्यूमेरिकल को शेयर करो। नेक्स्ट क्लास में अगर वो न्यूमेरिकल पे कोई डाउट हुआ तो मेरे को पूछ लेना, सर फलाना क्वेश्चन को बताइए, ऐसे करके, ठीक है। चलिए आज पढ़ते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यही है वो प्रोसेस जिसके बलबूते पर हम लोग हीट एनर्जी को डायनामिक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यही है वो प्रोसेस जिसके बलबूते पर सारे के सारे इंजन चलते हैं। नॉट ओनली इंजन, रेफ्रिजरेटर्स, एसी वगैरह सब इसी पे चलते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव था हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है, और वैसे हमारे पास एक प्रोसेस था आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें सारा का सारा हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होता था, बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। लेकिन हम वो प्रोसेस को पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? बहुत धीरे धीरे। हाँ, बिकॉज इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, वी डोंट लाइक दैट। स्लो चीजों को कौन पसंद करता है? नहीं, हर जगह तो आपको स्पीड पे ध्यान दिया जाता है। देखो कंप्यूटर का जितना सारा नया जनरेशन आया, क्यों आया? इट इज ओनली टू गेट स्पीड। आपका कंप्यूटर जो भी काम कर सकता है, 10 साल पहले वाला कंप्यूटर भी सारा काम कर सकता था। हाँ, ये जितना जल्दी जल्दी करता है उतना जल्दी जल्दी नहीं कर पाता था। स्पीड के चक्कर में हम लोग इतने सारे जनरेशन कंप्यूटर के निकाल लिए, इतने सारे वर्जन्स निकाल दिए। चलिए समझते हैं व्हाट इज दिस प्रोसेस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से देखना। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिक, लेट अस अंडरस्टैंड। एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the thermodynamic parameters मतलब थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का मतलब P, V, T वगैरह, हाँ, गो ऑन, और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स P, V, T वगैरह change through various steps and finally restore to original values. Is called a thermodynamic is called a cyclic process. कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें PVT undergo several changes and finally they restore to their original value is called a cyclic process. तो how will be the PV diagram? PV diagram is a closed loop
सर समझ में नहीं आया, ठीक है बताता हूँ। देखो सपोज हम कहेंगे कोई एक साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं। शुरू में गैस कुछ ये हाल में था, मान लो ऐसे बदला यहाँ तक कोई एक प्रोसेस लिया, फिर यहीं से बदला यहाँ तक कोई एक दूसरा प्रोसेस लिया, ऐसे बदला यहाँ तक तीसरा प्रोसेस में होते हुए जहां था वहीं पे वापस आ गया। मतलब पीवी डायग्राम को तो क्लोज लूप होना ही है। पीवी डायग्राम हैज टू बी ए क्लोज लूप, देयर इज नो सेकंड चॉइस। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम एक क्लोज लूप होगा, ये जरूरी है। कैसा शेप का होगा उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन होगा पक्का, क्लोज लूप होगा। फाइन, ऐसा प्रोसेस के बारे में पढ़ना है और हमें सारा चीज एक एक करके देखना है। चलिए पॉइंट नंबर 3, मैं कोई एक पीवी डायग्राम देता हूं जो कि एक क्लोज लूप है और मैं थोड़ा इसको नाम भी देता हूं। चलो मानते हूं कि ये कोई एक पीवी डायग्राम है ऐसा, ठीक है, ये ऐसा और ऐसा कोई एक क्लोज लूप ले लिया, ऐसा कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है। चलो मानते हैं ऐसा कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है और चलो ये स्टेप को हम कहते हैं ए बी, ये ए है स्टेटस, ये बी है, ये स्टेटस सी है और एबीसी लिखो या फिर 1 2 3 लिखो। ये यहां पर वैल्यूज है P1 V1, स्टेटस 1, ये स्टेटस 2, ये स्टेटस 3, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप कहोगे ए, ये जो प्रोसेस हुआ नाम दे रहे हैं, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो 1 to 2 जो प्रोसेस है, 1 to 2 जो प्रोसेस है वो क्या है, ये एक्सपांशन प्रोसेस आपको क्लियरली दिख रहा है ना। एक मिनट, चलिए थोड़ा बात करते हैं ऐसा कोई एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ध्यान से देखना, बड़ा आसान है और क्वेश्चंस भी काफी आसान है, लेकिन जिनको थोड़ा सा फंडामेंटल में लैकिंग रहेगा उनको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। देखो भाई, हर एक प्रोसेस में, ये प्रोसेस में 1 to 2 जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम, ये P एक्सिस है, ये V एक्सिस है, हाँ सर। तो ये P1 V1 से बदल के P2 V2 हो गया है ना। तो P1 V1 के करेस्पॉन्ड करके कुछ टेम्परेचर T1 होगा, P2 V2 को करेस्पॉन्ड करके कुछ टेम्परेचर T2 होगा। क्या है T2? T2 इज P2 V2 बाई NR, है ना, आप तो जानते हो फॉर्मूला। तो इसका एक टेम्परेचर है, उसका एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर अलग अलग है, तो पक्का दे दीजिए चेंज इन टेम्परेचर, एंड व्हेनेवर दे दीजिए चेंज इन टेम्परेचर दे दीजिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है कि नहीं। तो हम कहेंगे डेल्टा यू, डेल्टा यू इन द प्रोसेस ए क्या हो गया, इट इज नथिंग बट NCV T2 minus T1। सिमिलरली डेल्टा यू इन द प्रोसेस B क्या होगा, NCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T3 माइनस T2। डेल्टा यू इन द प्रोसेस C इज इक्वल टू NCV कितना है, ये 3 से 1 में गया तो हम कहेंगे T1 माइनस T3। लेकिन देखो जहां से शुरू किए थे वहां पर वापस आ गए, तो डेल्टा यू ओवरऑल, अगर ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो भाई ये शुरू में जहां था वहीं आ गया, इट इज कमिंग बैक टू द सेम टेम्परेचर अगेन। ओवरऑल देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट क्लास वो ऋतुजॉय भी कुछ ऐसे बोल रहा था, प्री एक्सपांशन में बताया नहीं, उसमें भी होता है ऋतुजॉय, जान लो। ड्यूरिंग प्री एक्सपांशन इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर बराबर रहता है, लेकिन बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम। खैर मैं उसको पढ़ाया नहीं, वो बीच में बोला था तो मैं थोड़ा सा उसका आंसर दे रहा हूँ। उस केस में भी टेम्परेचर का वेरिएशन कुछ ऐसे हो जाता है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं प्री एक्सपांशन, जिसमें गैस एक्सपांड्स इनटू वैक्यूम। नहीं पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा, जेई वगैरह में आता है, जेई दट्ठू एडवांस में। तो डेल्टा यू ओवरऑल इज कमिंग आउट टू बी, जहां से गया था वहीं वापस आ गया। लेकिन थोड़ा देखो तो, अगर मैं ये तीनों को ऐड करता हूं
ये प्रोसेस में हुआ डेल्टा यू ए, इसमें डेल्टा यू बी, इसमें डेल्टा यू सी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो थोड़ा आप देखो प्यार से ये क्या दे रहा है आपको। ये तीनों चेंज इन इंटरनल एनर्जी को अगर जोड़ा जाएगा तो क्या मिलने वाला है आपको। तीनों को जोड़ेंगे तो देखो तो क्या आएगा। ये एनसीबी कॉमन गया, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T1 माइनस T3 सब एक दूसरे को काट पीट के जीरो कर देंगे। मतलब आपको क्या मिला, ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी is same as sum of individual internal energies or sum of internal energy in individual steps. It is sum of change in internal energy in individual steps and that is equal to 0। भाई आपको समझ में आना जरूरी है। 0 है वो समझ में तो आ रहा था, बट अगेन द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑन द 3 स्टेप्स इज इक्वल टू 0। कोई एक साइक्लिक प्रोसेस 4 स्टेप इन्वॉल्व करता है, दिमाग वाले फटाफट आंसर देंगे। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ए साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स, ऐसे करके 4 स्टेप यूज करता है। पहला स्टेप में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ 20 कैलोरी, दूसरा स्टेप में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ -30 कैलोरी, तीसरा स्टेप में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ 40 कैलोरी। बताओ चौथा स्टेप में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। चारों मिलके क्या होना है, 0 होना है। नहीं, चारों मिलके 0 होना है, -50 कैलोरी। -30 कैलोरी, मतलब पूरा पकड़ में आ रहा है। बढ़िया, तो चारों को मिलके 0 होना है। तो आप जान लिए कि अगर ये 20 है, -30 है, 40 है, डेल्टा यू सबको जोड़ो तो 0 होना है। तो देखो क्वेश्चन घूम फिर के किसी भी रंग रूप में आपके सामने आ सकता है। ओके, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्क। पॉइंट नंबर 4, वर्क डन इन प्रोसेस। अच्छा, तो होता क्या है कि ये कोई साइक्लिक प्रोसेस है। चलिए मानते हैं कि ये कोई ऐसा गया है ये प्रोसेस। हाँ, ये सपोज हम कहेंगे कि ये प्रोसेस कुछ ऐसा है, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, अपनी मर्जी से रैंडम प्रोसेस ले रहा हूँ। ऐसा कोई एक प्रोसेस है और ये सारा प्रोसेस में ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, मतलब स्टाटस 2 है, ये स्टाटस 3 है, आप जानते हो। अच्छा, ये है प्रोसेस ए, ये है प्रोसेस बी, ये है प्रोसेस सी, ये भी आप जानते हो। पूछा है व्हाट इज द टोटल वर्क डन, कैसे निकालेंगे। 1 से 2 जाने में कितना वर्क हुआ, 2 से 3 जाने में कितना वर्क हुआ, 3 से 4 जाने में कितना वर्क हुआ, सारे निकाल दो। नहीं तो हम कहेंगे सिंपल सा चीज है भाई, वर्क बीइंग ए स्केलर क्वांटिटी, टोटल और ओवरऑल वर्क हैज टू बी नथिंग बट डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस ए, डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस बी, डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस सी। हाँ, सिंपल सा है। ये स्टेप में क्या वर्क हुआ, इसमें क्या वर्क हुआ, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है ना, जस्ट एड देम ऑल टू गेट द टोटल वर्क। So what does this represent? This whole thing represents what? This is the work done in a complete cycle. मतलब सारा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर एक बार घूम फिर के अपनी जगह अगर वापस आते हैं। ये कहाँ कैसे घट गया यार, चलो ठीक ठीक, जस्ट ए मिनट। So that is what is representing work done in one complete cycle। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से उसको स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज किए, 2 से 3 में किए, 3 से 1 में ले आए, एक बार इसे घुमा के ले आए, कितना वर्क हुआ, टोटल वर्क ये हुआ। नहीं, चलो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी, ऐसे करके लिख सकते हो। लेकिन सोचो तो थोड़ा, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, इन्वॉल्विंग प्रोसेस ए, सम वर्क इज डन। कितना वर्क हुआ बताओ भैया, कितना वर्क हुआ। सिंपली ड्रॉ ए लाइन हियर। हाँ, एरिया अंडर द डायग्राम। चलो इसको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, है ना। और
चलो ये सब पॉइंट्स को भी थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 तो हो गया था, इसको 4 दिया, ये 5। तो हम कहेंगे इट इज डेल्टा डब्ल्यू ए, क्या है भाई, इट इज एरिया अंडर द प्रोसेस। क्या एरिया प्रोसेस का नेमिंग कर सकते, आई मीन एरिया का नेमिंग कर सकते हो, 1 2 4 5 1 है कि नहीं? व्हाट इज एरिया अंडर दिस डायग्राम? 1 2 4 5 1, यही तो वार्डन है इन द प्रोसेस ए। तो हम कहेंगे इट इज एरिया 1 2 4 5 1, फिर से 1 लिखना क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है ना। अच्छा, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस बी एंड डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस सी? अच्छा पहले बताओ, ये जो एरिया है, कौन सा एरिया डेल्टा डब्ल्यू ए के नीचे, वो एरिया को हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव। सोचो भाई, एरिया कब लेते थे पॉजिटिव? जब वर्क वाज डेल्टा डब्ल्यू वाज पॉजिटिव। कब होता था? व्हेन द गैस एक्सपांड्स। 1 to 2 जाने में वॉल्यूम एक्सपांड किया है, तो दिस एरिया इज पॉजिटिव, है कि नहीं? दिस एरिया इज ए पॉजिटिव एरिया। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी, दोनों को एक साथ जोड़ देता हूं। ये प्रोसेस का वर्क इज इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया? ये 2 3 1 वाला जो प्रोसेस है उसके नीचे जो एरिया, क्या कोई एरिया का नेमिंग करेगा? 2 3 1 5 4 2, वाओ, है ना? 2 से 3, 3 से 1, 1 से 5, 5 से 4, 4 से 2, हाँ ये एरिया। अच्छा, ये जो एरिया है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। व्हाई? बिकॉज द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो आप कहोगे ये नेगेटिव एरिया है। इट्स ए कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, वाटर नीड्स टू बी टेकन नेगेटिव। लेकिन हमें तो चाहिए भाई डेल्टा डब्ल्यू ओवरऑल। कैसे निकालेंगे? कहेंगे ये वर्क प्लस ये वर्क, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू ए। ध्यान से देखना, यहीं पर मैजिक होने वाला है। प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी, जोड़ते हैं। डेल्टा डब्ल्यू ए मतलब ये पूरा एरिया, 1 2 4 5 1 माइनस ये एरिया 2 3 1 5 4 2, ये वाला एरिया। क्यों माइनस किया? क्योंकि नेगेटिव वर्क था। टोटल वर्क चाहिए, पॉजिटिव वर्क माइनस नेगेटिव वर्क। अब थोड़ा वापस आओ फिगर में, 1 2 4 5 1, ध्यान से देखो कौन सा एरिया 1 2 4 5 1 में ड्रॉ कर रहा हूं, ये एरिया है ना? ये है 1 2 4 5 1। अच्छा, इससे माइनस करना है कौन सा एरिया? ये वाला एरिया है। ओहो, ये वाला एरिया, अरे ये सब भाग क्यों रहे? हाँ, ये एरिया है। देखो, बड़ा वाला एरिया से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, क्या बता सकते हो क्या बचेगा? पिच एरिया 1 2 3 दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो एरिया 1 2 3 1, इसका मतलब किसी एक साइक्लिक प्रोसेस में overall work done is given by sum of work done in individual steps, and it is also given by the area enclosed by the loop। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या कहेंगे? This is what is representing the area enclosed by the loop। थोड़ा इसमें P भी लिख देता हूँ। चलो थोड़ा इसको कंप्रेस करके यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा जगह बन जाएगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा बढ़िया से दिखा पाऊंगा। सो वी कुड सी कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, टोटल वर्क, द टोटल वर्क इज नथिंग बट द एरिया विद इन द क्लोज लूप। कौन सा एरिया? आप कहोगे ये वाला एरिया, ये, यस, दिस इज द वर्क डन। समझ में आया? चलिए, तो क्या कहेंगे? इट इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय लूप। थोड़ा डिटेल्स में लिखेंगे, इसको लिखेंगे इन ए साइक्लिक प्रोसेस, इन ए साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू ओवरऑल is work done in
वन साइकिल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को एक बार बदल के अपनी जगह वापस लाने में जो वर्क होगा, that is the work done in one cycle, which is given by the work done in individual steps, which is given by area enclosed by loop. अगर मैं आपको दो पीवी डायग्राम दिखाता हूं भैया, देखो और बताओ, ये कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, और ये दूसरा पीवी डायग्राम है, ये कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है। इन व्हिच साइक्लिक प्रोसेस मोर वर्क इज डन, फर्स्ट वन और सेकंड वन, ये पीवी डायग्राम है। कौन सा केस में ज्यादा वर्क हुआ? भाई ये एरिया तो छोटा दिख रहा है कि नहीं? ये एरिया छोटा दिख रहा है, ये एरिया काफी बड़ा दिख रहा है, तो मोर वर्क इज डन इन द सेकंड प्रोसेस। सिंपल सा देख के बता दोगे, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, लूप के अंदर क्या एरिया है वो बताएगा व्हाट इज द वर्क डन। अच्छा, ओवरऑल वर्क डन हो गया ये, लेकिन थोड़ा सोचो तो, हम जिस वॉल्यूम से शुरू किए थे फाइनली वहीं पे वापस आ चुके हैं, नहीं? जिस वॉल्यूम से शुरू किए थे फाइनली वहीं पे वापस आ गया है, तो ओवरऑली एक्सपांशन हुआ कि कंट्रैक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ, जहां से गया था वहीं वापस आ गया। और हमें मालूम था कि एक्सपांशन होने से पॉजिटिव लेते हैं वर्क को, कंट्रैक्शन होने से नेगेटिव, तो ये इंडिविजुअल स्टेप में वर्क डन को पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। ओवरऑल वर्क को पॉजिटिव कहेंगे कि नेगेटिव कहेंगे? ये तो जहां से गया वहीं से वापस आ गया। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल स्टेप में निकालने का तरीका हमारे पास था एनसीवी डेल्टा टी, ओवरऑल हो जाता था 0, क्योंकि जहां से गया था वहीं पे वापस आ रहा था। इस केस में हाउ यू रिकॉग्नाइज द वर्क डन एज पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क? हाँ, थोड़ा सोचो। अभी देखो ये पर्टिकुलर फिगर में पॉजिटिव वर्क ज्यादा है कि नेगेटिव वर्क ज्यादा है? हाँ, नेगेटिव वर्क कम है, मतलब वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज पॉजिटिव और नेगेटिव हियर? पॉजिटिव। द एरिया अंडर द क्लोज लूप इज रिप्रेजेंटिंग ए पॉजिटिव वर्क। मैं एक काम करता हूँ, ये डायग्राम में सिर्फ मैं एरो मार्क को उल्टा घुमा देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा ज्यादा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा कम। मतलब कोई भी अगर प्रोसेस हमें दिया गया है साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें जो ओरिएंटेशन है वो क्लॉकवाइज है, तो एरिया को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव लेना है। समझ में आ रहा? तो क्या लिखेंगे? दिस एरिया इज टू बी टेकन पॉजिटिव कब? फॉर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, एंड नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। क्या बात समझ में आया? अब दो किस्म की चीज होते हैं जो हम हीट इंजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक होता है हीट लेके वर्क करता है, एक में पॉजिटिव वर्क होता है, दूसरे में नेगेटिव वर्क होता है। किसमें? रेफ्रिजरेटर में। इंजन के केस में क्या होता है? यू सप्लाई हीट, योर व्हीकल रन्स, मतलब आपका जो हीट एनर्जी है उसको लेके व्हीकल चलने लगा, इट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। मतलब कोई भी गाड़ी का कैसा भी इंजन हो, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि सिलेंडर पिस्टन तो जाते हैं ना, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, रिपीट करते हैं वो अपने रास्ते को, तो ऐसा केस में उसका साइक्लिक प्रोसेस कैसे होगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी इंजन के लिए साइक्लिक प्रोसेस है नहीं, ये नहीं कि पिस्टन निकला गया और निकला मारा और निकल के भाग गया, वो तो बार बार ऑसिलेट कर रहा है, इट इज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। तो एवरी इंजन रन्स ऑन साइक्लिक प्रोसेस। बताओ ये जो साइक्लिक प्रोसेस रिलेटेड टू ए इंजन है वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? देखो भाई उसमें तो पॉजिटिव वर्क होता है ना, सो ये क्लॉकवाइज होगा। तो आप कहोगे फॉर इंजिन्स आप कहोगे द प्रोसेस इज क्लॉकवाइज, क्योंकि वहां पर सचमुच हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, सिस्टम गैस एक्सपांड्स। क्या होता है? कोई एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट रहता है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल, मतलब जो एग्जैक्ट नहीं है, पहले था फिर बंद हो गया। तो क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं तो शायद आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा कि हम इंजीनियर बन रहे। देखो ये एक इंजन है, ये कोई एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर लगा क्या है, यहाँ पर एक पिस्टन है, यहाँ पर एक घाटी रहता है, ऐसे ये घाटी ऐसे रहता है, ये एक पिस्टन इधर भी रहता है। अब ये पिस्टन
ये सिलेंडर के अंदर मूव करेगा, लेकिन आएगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ पर लगेगा रुक जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगेगा रुक जाएगा। इस पिस्टन के साथ लगा रहता है कोई एक क्रैंक एंड पिनियन अरेंजमेंट रहता है, तो उसमें क्या रहता है, व्हील रहता है ऐसे। मतलब इसको अगर आप ऐसे ऐसे करोगे ना, ये व्हील को ऐसे 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 घुमाएगा। आर यू गेटिंग? क्या समझ में आ रहा है? ये व्हील को कैसे घुमाएगा, जैसे पिस्टन को ऐसे पुश करेंगे तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये ऐसे चलेगा। जब इसको आप इधर लोगे ये ऐसे चलेगा, जब तक वो यहाँ पे पहुंचेगा फिर ये पिस्टन इधर आने लगेगा, फिर इसको खींच के लाएगा। मतलब पिस्टन तो लीनियर ऑसिलेशन करते रहेगा, लेकिन ये व्हील घूमने लगेगा, गाड़ी चलने लगेगा। अरे गेटिंग? होता क्या, आप कहते हो कि मेरा गाड़ी जो है ना 125 सीसी का है, कोई बोलता है मेरा 250 सीसी का है। बुलेट कितना का है? 350 सीसी का। क्या मतलब है सीसी? सीसी का मतलब होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। इसमें कितना सीसी का मतलब, ये जो वॉल्यूम है, जब ये आके पिस्टन आके यहाँ से आके यहाँ पे रुक गया, ये जो वॉल्यूम बच गया ना यहाँ पे, उसको गाड़ी का उतना सीसी का कहते हैं। होता क्या है, जैसे ये आता है यहाँ पर फ्यूल आपका आता है, पेट्रोल यहाँ पे भर जाता है, 100 सीसी का है, मतलब 100 सीसी का है ये। और ये पेट्रोल जब जलेगा, ब्लास्ट करेगा, तो इसको फेंकेगा जोर से, ये सिलेंडर, ये पिस्टन विल बी थ्रोन यहाँ पर। फिर जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ए 2 स्ट्रोक वन, 2 सिंगल स्ट्रोक होगा, तो यहाँ पर फटेगा, ये जाएगा, फिर से ये घूम जाएगा, तो फिर से वापस आएगा, फिर पहुंचेगा, फिर से फटेगा, फट 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 फटेगा, इसलिए फट फट होता है कि नहीं? तो ये भागता है, ऐसे जाके आता है। क्या मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ये जो वॉल्यूम है, इसको कहते हैं कितना सीसी का है। अगर ये 100 सीसी का पेट्रोल एक साथ बर्न कर रहा है, तो आप कहोगे जितने जोर से ये पिस्टन को फेंकेगा, अगर ये 150 का है तो और जोर से फेंकेगा, बहुत सारा पेट्रोल एक साथ चल रहा है, तो कितना पिकअप ले रहा है गाड़ी। सीसी से माइलेज नहीं बढ़ता है, सीसी से पिकअप बढ़ता है ना? माइलेज नहीं बढ़ता है। ज्यादा सीसी का गाड़ी है तो माइलेज ज्यादा होगा, ये मत सोचना। तो इसमें पिकअप बढ़ता है एक साथ। जैसे मान लो कि कोई ऑफ में, इंक्लाइन में खड़े हो, गाड़ी चढ़ नहीं रहा है, 150 सीसी का पेट्रोल एक बार ब्लास्ट करेगा, फेंकेगा इसको जोर से, व्हील को घुमा के चढ़ा के ले जाएगा। वहां पर अगर 50 सीसी का होगा तो फिर क्या करेगा, गाड़ी जाएगा, फिर वापस आएगा, जाएगा, फिर वापस आएगा, गाड़ी भी ऑसिलेट करने लगेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यू आर एक्सपांडिंग एंड पॉजिटिव वर्क इज डन, क्योंकि आप सिस्टम को घुमा रहे हो। बट क्या होता है इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में आप देखो तो कोई एक डिब्बा है, और ये डिब्बे के अंदर मान लो कि बाहर का टेम्परेचर है सपोज समथिंग लाइक 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसके अंदर कोई चीज को रख दिए जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड में था, थोड़ी देर बाद दरवाजा खोले तो पता चला ठंडा होके 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अरे कैसा हो गया? आप कहोगे हाँ सर हीट निकाल दी, हीट निकाल देंगे तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन कोई हीट को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे निकालेंगे? तो कहाँ निकालेंगे? बाहर निकालेंगे ना। हाउ कम इट इज पॉसिबल? हीट को 20 डिग्री से 10 डिग्री से 20 डिग्री में भगाना है, इट्स नॉट पॉसिबल। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अदरवाइज। चलो सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा चीजें जानने से ना अच्छा लगेगा, कहीं जाके भाव खा सकते हो अपने दोस्तों के सामने। नहीं देखो, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ड्रम है और ये इट इज कनेक्टेड टू अनदर ड्रम ऑफ वाटर, लेकिन ये पहला वाला ड्रम में पानी मान लो यहाँ तक है, दूसरे वाले में यहाँ तक है। आप छोड़ दोगे तो ये कनेक्शन को यहाँ से खोल दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वाटर विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर एंड बाद में दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ये ऐसे फ्लो कर जाएगा। लेकिन हमें चाहिए यहाँ का पानी को यहाँ लेना है। क्या करोगे आप? ये नॉब लगाने से काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, इसको यहाँ से निकालना है और यहाँ पे आपको एक पंप लगाना पड़ेगा। तो पंप क्या करेगा, इधर का पानी को फेंक के इधर चढ़ाएगा, है ना? अच्छा सोचो, चलो और भी इसको समझने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। सपोज हम कहेंगे कि पंप भी नहीं है फिर भी पानी यहाँ से यहाँ पर लेना है, क्या करो? बहुत आसान तरीका हुआ। टेक ए क्लॉथ, ड्राई क्लॉथ, सूखा कपड़ा एक तो ले लीजिए और उस कपड़े को इसमें लाके डुबा दीजिए। कैसे? कैसे? थोड़ा उसको खुला करके, है ना, एक्सपांड करके इसके अंदर डुबाइए, वो पानी को सोख लेगा। फिर लाओ उस कपड़े को यहाँ पे निचोड़ दो तो पानी इसमें आ जाएगा। तो बार बार अगर ऐसे करोगे तो कपड़ा को लाके यहाँ पर खुला करके डाल दिए, वाटर ऑब्सॉर्ब किया, यहाँ पर लाके निचोड़ दिए। निचोड़ा हुआ अवस्था में अगर इसके अंदर डालोगे वो वाटर सोख करेगा क्या? नहीं, खोलना है इसको, नहीं, यू हैव
टू एक्सपांड इट, एक्सपांड करने से ये वाटर को सोक कर लेगा, फिर लाके निचोड़ दो। मतलब हियर यू आर एक्सपांडिंग, हियर यू आर कंप्रेसिंग एंड दैट वे यू आर टेकिंग वाटर फ्रॉम हियर टू हियर। सेम थिंग हैपेंस, देयर इज ए गैस इन द रेफ्रिजरेटर। वो क्या करता है, वो आके गैस अंदर एक्सपांड करता है। एक्सपांड करने से कोई भी चीज एक्सपांड करता है तो उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता है। इतना फॉल हो जाता है कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आ जाता है। तो हीट यहाँ से गैस में भागता है, वो गैस जाता है बाहर का जो कनेक्टिंग ट्यूब है उसके अंदर, वो गैस को कंप्रेस कर देते हैं। इतना जोर से कंप्रेस करते हैं कि उसका टेम्परेचर 20 से भी ज्यादा हो जाता है। तो क्या करता है, वो हीट छोड़ देता है बाहर, फिर आता है अंदर, फिर से एक्सपांड कर देते हैं। और गैस को एक्सपांड करने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, खुला जगह दे दो खुद ही एक्सपांड हो जाएगा। कंप्रेस करने के लिए कोई चीज की जरूरत होता है नहीं, बाहर लाके इसको फिर से कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर इससे भी ज्यादा हो गया तो हीट बाहर भाग जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या मिलेगा, कंप्रेसर। एसी में क्या मिलेगा, कंप्रेसर, जिसको अदरवाइज हम कहते हैं हीट पंप। तो हीट इंजन का कंट्रारी में क्या आया, हीट पंप। वो हीट को पंप करके लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में लेता है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ ए कंप्रेसर, बाय एक्सपांडिंग द गैस इनसाइड एंड कंप्रेसिंग द गैस आउटसाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये बात है तो सोचो और बताओ, आपके घर में, सबके घर में रेफ्रिजरेटर तो मिनिमम है, आजकल का नीड है। यू हैव गॉट ए रेफ्रिजरेटर इन योर हाउस। नाउ यू थिंक, सौम्यजीत, स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। तो आपके घर में, सबके घर में रेफ्रिजरेटर है। अगर रेफ्रिजरेटर है तो एसी लगाने की क्या जरूरत है, दरवाजा खुला करके सो जाओ, है ना? क्या हम डबल बेवकूफी नहीं कर रहे? एसी भी लगाया और रेफ्रिजरेटर भी लगाया, गर्मी के दिन आया, एसी रेफ्रिजरेटर खोलो और सो जाओ। नहीं, उसमें क्या होगा, ये इसलिए मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट मेकिंग जोक्स। ये क्वेश्चन आता है, इफ यू ओपन ए रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम, व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्योंकि क्या करते हैं हम, ये मान लो कि आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना, आप क्या करते हो, यहाँ पर गैस को एक्सपांड करते हो, बाहर लेके कंप्रेस करते हो। मतलब ये पूरा का पूरा रूम है, रूम के अंदर कुछ हीट पहले से था, आप अंदर से भगा के बाहर ले आए, और साथ साथ इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी तो भेजे, करंट भेजे। दैट मींस कंटीन्यूअसली आर फीडिंग एनर्जी टू द रूम, और हीट डिब्बे के अंदर से निकला, रूम पे आ गया, साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी आया, ये सारा एनर्जी इसी के अंदर आ रहा है। ग्रेजुअली देखोगे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। फ्रिज खुला करके सो जाओगे, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कभी वो रेफ्रिजरेटर के पिछवाड़े हाथ मार के देखो कितना गर्म है, हाँ बहुत गर्म रहता है। तो इसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर विल इंक्रीज। इसलिए ऐसा बेवकूफी मत करना, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी की क्या जरूरत है, चलो खुला करके सो जाते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसमें रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और वैसे भी वो इतना ज्यादा समय के लिए काम करने के लिए बनाया नहीं गया है, तो वो जल भी सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये बात है। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा दिमाग है और कंपनी गारंटी देता है कि 10 साल तक अगर जल जाएगा तो मैं वापस करूंगा, वारंटी पीरियड है, तो आप काम कर सकते हो। ये घर है, ये घर का ये खिड़की है, ये खिड़की पे रेफ्रिजरेटर को रखो, उसका पिछवाड़ा बाहर की तरफ, और आप इधर दरवाजा खोल के सो जाओ। नहीं, अब वो हीट छोड़ेगा तो कहाँ, पीछे बाहर, घर का टेम्परेचर बरकरार रहेगा। देखो, कंपनी गारंटी होना चाहिए 10 साल का, नहीं तो फिर कर लोगे, पता चला जल गया, है ना, फिर खुला करके सो जाओ, वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका रेफ्रिजरेटर क्यों जल गया। नहीं, ये सब खुरपातिया बुद्धि जो है इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा क्या करते हैं, चोरी कैसे करते हैं, हर चीज में। नहीं, हाँ चलो ठीक। तो क्या हो गया, ये आप देखिए, फॉर इंजिन्स द प्रोसेस इज क्लॉकवाइज, फॉर हीट पंप्स प्रोसेस इज कैसा होना है, पंप मतलब कंप्रेसर है, नेगेटिव वर्क है, मतलब क्या कहोगे, प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज। What is the shape of the cyclic process involved with, or what is the orientation of cyclic process associated with a refrigerator? Clockwise की anti clockwise? आपको क्या anti clockwise? समझ में आया? ये याद रखना। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वाल्व भी देख लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी देख लिए। चलिए देखते हैं हीट के बारे में। पॉइंट नंबर 5, ओवरऑल हीट ट्रांजैक्शन। अब ये हीट भी तो एक एनर्जी है और एक स्केलर क्वांटिटी है, नहीं तो ठीक है।
ठीक है। सपोज बात करते हैं फिर से हुई, ये स्टेप हमारा ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसा था, कोई एक प्रोसेस ले लिए, एनालॉगस ले दें ताकि आपको समझने में आसान होगा। ये स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। तो ओवरऑल हीट ट्रांजैक्शन क्या है आप कहोगे, इट इज डेल्टा क्यू ओवरऑल। कैसे निकालेंगे, इस प्रोसेस में कितना हीट लेन देन हुआ, इसमें कितना लेन देन हुआ, इसमें कितना लेन देन हुआ, तीनों निकाला और जोड़ो, है कि नहीं। तो आप कहोगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस ए, डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस बी, डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस सी। तो ये हो गया आपका हीट ट्रांजैक्शन निकालने की फॉर्मूला फ्रॉम दी पीवी डायग्राम। बस तीनों स्टेप का, जितने भी स्टेप है सारे स्टेप का हीट ट्रांजैक्शन निकालो और जोड़ दो, आपको मिल जाएगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर, है कि नहीं। उसमें से जहां जहां पर सिस्टम हीट लिया होगा उसको लेंगे पॉजिटिव, जहां जहां पर हीट रिजेक्ट हो गया होगा उसको लेंगे नेगेटिव। मतलब इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांजैक्शंस इन इंडिविजुअल स्टेप्स। सारा स्टेप का निकाला और जोड़ दिया। अच्छा ये बात है। चलिए थोड़ा ये जो तीनों चीजें उनको थोड़ा जोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, you know delta Q overall is equal to delta U overall plus delta W overall. Obvious है, total heat supplied is equal to total change in internal energy plus total work done. लेकिन डेल्टा U ओवरऑल कितना था, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? जीरो था, दिस इज जीरो। तो क्या मिल गया, total heat generated or supplied, overall heat supplied is equal to overall work done. वाओ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया। जो भी हीट दे रहे हैं सारे के सारे वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, और हम वही तो चाहते थे। वी वांटेड टू कन्वर्ट दी हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, जो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता था, लेकिन स्लो प्रोसेस है बोल के हम लोग रिजेक्ट कर देते थे मेथड। लेकिन यहाँ पर देखो, जितना भी हीट लिया सारा का सारा वर्क हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा इस सब का वैल्यूज भी लिखते हैं। डेल्टा क्यू ओवरऑल क्या है, इट इज डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस ए, डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस बी, डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस सी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस ए, डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस बी, डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस सी। वाह कितना मस्त है, देख लो। मतलब इसमें से किसी भी 5 का वैल्यू दिया रहेगा तो 6th वन को आप निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल ओवरऑल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू ओवरऑल वर्क डन। वो बोलेंगे 3 स्टेप का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है और हर एक स्टेप में इसमें कितना हीट गया कितना वर्क हुआ, इसमें कितना हीट गया कितना वर्क हुआ दे दिया, इसमें कितना वर्क हुआ दे दिया, बताओ कितना हीट गया। तो टोटल हीट सप्लाइड मस्ट इक्वल टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 7। If Q1 is heat supplied और absorbed, और heat supplied लिखते हैं, heat supplied to system, Q2 is heat rejected by system। जो डेल्टा क्यू है वो क्या है? हम तो कहते हैं हीट ट्रांजैक्शन, लेकिन वो चीज है क्या? इट इज हीट अब्सॉर्ब्ड। सर सप्लाइड और अब्सॉर्ब्ड में क्या अंतर है? बहुत कुछ अंतर है, बताते हैं। मान लो कि कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है, आप उसको एक स्टेप में, सपोज ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसा है कोई प्रोसेस, ठीक है। आप क्या किए, ये प्रोसेस में उसको हीट दिए 20 कैलोरी, और जब ये प्रोसेस चल रहा था हीट निकल गया 5 कैलोरी। क्या बता सकते हो व्हाट इज Q1 इन दिस फिगर? 20। व्हाट इज Q2? 5। व्हाट इज द ओवरऑल हीट? डेल्टा Q क्या है? 20 प्लस 5 और 20 माइनस 5।
ना ना +5 कैसे 5 होगा भाई? ये रिजेक्ट हुआ तो इसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ये अंदर गया तो इसको पॉजिटिव लेंगे। व्हाट इज डेल्टा क्यू फॉर दिस प्रोसेस? 20 माइनस 5। 50 तो ऐसे भी किसी भी प्रोसेस में, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में कुछ हीट अंदर जा रहा होगा, कुछ बाहर जा रहा होगा। 20 दिए, 5 निकल गया, अंदर कितना रह गया? 20 माइनस 5, दैट इज द हीट अब्सॉर्ब्ड। क्या आपको हीट अब्सॉर्ब्ड हीट अब्सॉर्ब्ड और हीट सप्लाइड में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर हीट सप्लाइड इज 20 कैलोरी, हीट रिजेक्टेड इज 5 कैलोरी, हीट अब्सॉर्ब्ड इज 15 कैलोरी इज 15 कैलोरी। ये आपको समझ में आना जरूरी है। तो हम कहेंगे जो डेल्टा क्यू है वो क्या है? इट इज हीट अब्सॉर्ब्ड। कैसे निकालते हैं? इट इज Q1 माइनस Q2, है ना? इट इज हीट अब्सॉर्ब। तो आपको ये लिंग्विस्टिक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हीट सप्लाइड एंड हीट अब्सॉर्ब्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। ए पार्ट ऑफ हीट सप्लाइड मे बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, और आप कहोगे हीट अब्सॉर्ब्ड इज Q1 माइनस Q2। और डेल्टा क्यू क्या है? इट इज द वर्क डन। ये जो डेल्टा क्यू ओवरऑल है, ओवरऑल डेल्टा क्यू है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवरऑल। कोई एक इंजन को 6 स्टेप में जाता है, पता चला टोटल हीट दिया गया उसको 100 कैलोरी, और रास्ते में वो क्या किया? 20 कैलोरी हीट छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। बताओ व्हाट इज द वर्क डन इन वन साइकिल? जितना हीट अब्सॉर्ब हुआ, कितना हीट अब्सॉर्ब हुआ? 80 कैलोरी। वर्क डन इज 80 कैलोरी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो डेल्टा डब्ल्यू इज नथिंग बट द टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड। सर ये कैसे हुआ इसके साथ? अरे अभी भी तो देखे, ये डेल्टा क्यू ए, डेल्टा क्यू बी, डेल्टा क्यू सी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, हम देख चुके हैं। अच्छा ये बात है, डेल्टा डब्ल्यू ओवरऑल इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवरऑल। चलिए यहाँ पे और एक टर्म डिफाइन करते हैं, व्हाट इज साइकिल एफिशिएंसी। ऑब्वियसली एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे निकालते हैं? आउटपुट बाय इनपुट, है ना? ठीक है, आउटपुट मतलब अब कैसा आउटपुट ले रहे हो? यू आर टेकिंग आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वर्क। इनपुट क्या दे रहे हो? हीट, नहीं? अच्छा, इट इज डेल्टा डब्ल्यू बाय व्हाट इज द हीट इनपुट। अगर Q1 हीट दिया गया है, Q2 हीट रिजेक्ट हो गया है, जो रिजेक्ट हो गया वो थोड़ी आपको वापस मिला, वो तो सराउंडिंग में चलेगा। जब आप पेट्रोल इंजन को कुछ पेट्रोल का हॉट गैस दे दिए, हीट एनर्जी दे दिए, वो एक्सपांड तो किया, लेकिन जब कंप्रेशन जो हीट आपको वापस थोड़ी दिया, वो तो सराउंडिंग को छोड़ दिया। तो हम कहेंगे Q1 इज द हीट सप्लाइड, सो इट इज, हम इसे लिखेंगे, विल कॉल इट वर्क डन पर साइकिल बाय हीट सप्लाइड पर साइकिल। ये समझ में आना जरूरी है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2 बताओ, व्हाट इज द वर्क डन पर साइकिल? Q1 माइनस Q2। एंड व्हाट इज द हीट सप्लाइड? कौन सा हीट आप दिए हो? ओनली Q1। क्या Q2 आपको वापस मिला? नहीं, इट वाज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, नहीं? तो इट इज Q1 माइनस Q2 बाय Q1, which is coming out to be 1 minus Q2 by Q1. This is the formula for cycle efficiency. समझ में आया? ये बात, efficiency is given by 1 minus Q2 by Q1, जिसमें आपको समझ में आना चाहिए what is Q1? Q1 is heat supplied, Q2 is heat rejected by the system to the surrounding. क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर चलिए, काफी समय हम लोग अभी इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं, नहीं? तो साइक्लिक प्रोसेस का थ्योरी यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू, ठीक है? ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ऑन साइक्लिक प्रोसेस। बस फंडामेंटल को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या दिया है इसमें। इन फिगर शोन, क्या दिखाया फिगर में? ये साइक्लिक प्रोसेस रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है। अच्छा, ABCD,
द डिफरेंट स्टेट्स और वैल्यू दिया हुआ है, ये V0, 6V0, P0, 4P0 ऐसे दिया है, वैल्यूज दिया है ना। और आपको पूछा है क्या व्हाट इज द वार्डन इन ईच स्टेप। P0 का वैल्यू V0 का वैल्यू दिया है, P0 का वैल्यू V0 का वैल्यू दिया है। ईच स्टेप वन बाई वन स्टेप में हम करना शुरू करते हैं। बीट नंबर 1, बीट नंबर 1 सॉल्यूशन लिखते हैं। डेल्टा W इन द प्रोसेस AB, क्या कोई फटाफट मुझे बताएगा AB प्रोसेस में व्हाट इज द डेल्टा W। ये कौन सा प्रोसेस दिख रहा है, क्या कांस्टेंट है ये प्रोसेस में, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वार्डन हो गया 0। क्या ये AB के नीचे कुछ एरिया मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वार्डन इज 0, यू से 0। अच्छा तो एक काम करते हैं, सब वैल्यूज तो लिखना पड़ेगा, बात सही है। थोड़ा हमें P0 और V0 मालूम है तो थोड़ा P0 V0 का वैल्यू निकालते हैं। P0 V0 क्या होगा, दिया है P0 इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V0 इज 42 cc। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 42 cc का मतलब हुआ 42 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। मारपीट करो तो क्या मिलेगा, 4.2 8.4 जूल्स। आप चाहो तो उसको कैलोरी में भी लिख सकते हो, 4.2 जूल में 1 कैलोरी होता है, 8.4 जूल इससे मैच 2 कैलोरी। क्या ये 2 कैलोरी कैसे बना आपको समझ में आ रहा है? यस सर। डेल्टा W AB पता चल गया। डेल्टा W BC, BC में क्या वर्क होगा, BC के नीचे जो एरिया है, क्या एरिया है, हाइट इज 4P0, विड्थ इज 5V0। ये विड्थ कितना है 5V0 और ये हाइट कितना है, सॉरी मुझे तो एरिया निकालना है BC में, मतलब पूरा एरिया निकालना है। पूरा एरिया मतलब ये हाइट कितना है यहां से यहां तक 4P0, तो 4P0 × 5V0। चलो लिखते हैं, इट इज डेल्टा W इन द प्रोसेस BC इज 4P0 × 5V0। पहले बताओ ये एरिया पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, इट्स एक्सपांशन और कंट्रैक्शन, एक्सपांशन, तो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे तो ये हो गया 20 P0 V0 एंड दैट इज 40 कैलोरी। डेल्टा W इन द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस था CD 0। क्या है CD प्रोसेस में, इट इज 0। डेल्टा W इन द प्रोसेस DA मतलब ये वाला एरिया है ना, ये एरिया कितना है, हाइट है P0, विड्थ है 5P0, सो 5P0 V0। लेकिन पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेशन है और P0 V0 है 2 कैलोरी, सो -10 कैलोरी। बगल में लिखना है कंप्रेशन, इसीलिए नेगेटिव लिया जा रहा है, डोंट कंफ्यूज। यस सर। Warden in each step is known. Total warden, you know, total warden और साइकिल होता है एरिया एनक्लोज्ड। कौन सा एरिया, रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया, कौन सा एरिया, टोटल वार्डन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरिया। एरिया जो क्लोज लूप के अंदर जो एरिया है वही होता है टोटल वार्डन। ये एरिया कितना है, ये है 3P0 और ये है 5V0, 3P0 5V0, तो हो गया ये 3P0 5V0 is 15 P0 V0 that is 30 कैलोरी। कैसे, क्योंकि P0 V0 was 2 कैलोरी। फिर क्या पूछा है, वेरीफाई दैट डेल्टा W ओवरऑल इज इक्वल टू, हाँ चलो देखते हैं। तो यहाँ पर बीट नंबर 3 में हम देखेंगे डेल्टा W इन द फर्स्ट स्टेप, डेल्टा W इन द सेकेंड स्टेप, डेल्टा W इन द थर्ड स्टेप, डेल्टा W इन द फोर्थ स्टेप। सब अगर जोड़ा जाए तो 0 + 40 + 0 - 10 कितना हो गया 30 कैलोरी। यस, तो क्या पता चला, इट इज कमिंग आउट टू बी द सम ऑफ वार्डन इन इंडिविजुअल स्टेप इज इक्वल टू टोटल वार्डन पर साइकिल। वेरिफिकेशन हो गया। आगे, if the engine
ये क्लोज लूप है तो इंजन होगा, इंजन या हीट पंप, दो में से कोई एक होगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो इंजन है। अच्छा ये इंजन है तो बताओ कि व्हाट इज द आउटपुट पावर। पावर का क्या फॉर्मूला है? वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है। अच्छा वर्क डन पर साइकिल कितना है, फिर वर्क डन पर सेकेंड कितना है देख लेंगे। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मैं जगह बनाना चाहता हूं ताकि इसको थोड़ा उठा पाऊं ऊपर। चलो भैया तू ऊपर, यहाँ पे आ जा। नहीं ये इसको भी थोड़ा ये मालूम है, इसको भी यहाँ रख देते हैं, आपको सब मालूम है, तो वी कैन मेक सम लिटिल स्पेस हियर। चलो क्या देख रहे थे, बात कर रहे थे वर्क डन पर साइकिल। वर्क डन पर साइकिल कितना है, कितना 30 कैलोरी, और वाट निकालना है तो जूल करना पड़ेगा भाई। 4.2 मल्टीप्लाई कर दो, 120 और 6, 126 जूल पर साइकिल। और वर्क डन पर मिनट, एक मिनट में वो कितने ठो साइकिल करता है, कितने बार वो पिस्टन सिलेंडर चलता है, कितने बार, 1200 साइकिल्स, है ना। तो हम कहेंगे वर्क डन पर मिनट इज 126 इंटू 1200। तो पावर कैसे निकालेंगे, वर्क डन पर सेकेंड, एक मिनट में इतना वर्क हुआ, तो आउटपुट पावर को कैसे निकालेंगे, आउटपुट ये बाय दिस। तो हम कहेंगे पावर इक्वल टू 126 इंटू 1200। ये वर्क हुआ कितने समय में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कितना होगा, तो 60 डिवाइड कर दो, तो ये हो गया कितना, इट इज कमिंग 20 इंटू 126 252, यस 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 2520 वाट। ये जो इंजन है 2520 वाट का इंजन है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। तो इंजन का पावर आपको पता चल गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द साइक्लिक प्रोसेस P0 दिया है, V0 भी दे दिया, खत्म। व्हाट इज द वर्क डन इन वन साइकिल। अरे क्या बता सकते हो वर्क डन इन वन साइकिल कैसे निकालते हैं? वर्क डन इन वन साइकिल, वन साइकिल निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हमें P0 V0 की जरूरत पड़ता है, तो थोड़ा P0 V0 का वैल्यू लिख देते हैं। P0 V0 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर P0 दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V0 है 2100 सीसी, सो इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2100 सीसी मतलब 2100 इंटू 10⁻⁻⁶, तो मारपीट करो तो ये हो गया 210 जूल। दिस मच मीटर क्यूब था, तो मीटर क्यूब न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, रिड्यूस हुआ, मिला 210 जूल। वर्क डन इन वन साइकिल, एक साइकिल में कितना वर्क होगा, कैसे निकालते हैं वर्क डन इन वन साइकिल? बाय एरिया एनक्लोज्ड विद इन द लूप, ये एरिया, और ये एरिया कितना है, हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल है, बेस कितना है 3v0, हाइट कितना है p0, तो हम कहेंगे इट इज एरिया एनक्लोज्ड इन द लूप, इट इज एरिया एनक्लोज्ड, कितना है हाफ बेस हो गया 3v0, हाइट हो गया p0, सो 3p0 v0 by 2, और वैल्यू आपको मालूम है p0 v0 है 210 ना, ये हो गया 105 into 3 315 जूल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस, ओह सॉरी। तो फिर पूछा है if 500 joule of heat is supplied in step 1, थोड़ा लिखते हैं इसको। बीट नंबर 1 गया है, बीट नंबर 2 में क्या दिया है, डेल्टा Q1 कितना, फर्स्ट स्टेप में कितना हीट दिया गया है 500 जूल्स, मतलब हीट अंदर गया है कितना 500 जूल्स।
तो heat is supplied. When heat is supplied, we write delta Q1 as positive or negative? 500 joules. अच्छा, डेल्टा Q2 दिया है, क्या दिया डेल्टा Q2 देखो तो 180 जूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड इन स्टेप 2. अच्छा, रिजेक्ट हो गया स्टेप 2 में, जब हो रहा था कंप्रेशन हो रहा था गर्मी के कारण 180 जूल हीट निकल गया, तो डेल्टा Q2 का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? माइनस 180 जूल्स. बढ़िया समझ रहे हो आप लोग. फिर पूछा, क्या पूछा? फाइंड द हीट ट्रांजैक्शन इन स्टेप 3. स्टेप 3 में हीट लिया कि दिया, कितना लिया या फिर कितना दिया? क्या कोई बताएगा कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि ओवरऑल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 इज इक्वल टू टोटल वर्क डन पर साइकिल, है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि बिट नंबर 3 में, बिट नंबर 2 की बात चल रहा था, हम जानते हैं डेल्टा Q ओवरऑल इज इक्वल टू डेल्टा W ओवरऑल. इन वन साइकिल डेल्टा W इज 315 और इधर डेल्टा Q क्या है? 500 माइनस 180. तीसरे वाले स्टेप में क्या है मालूम नहीं, कॉल इट डेल्टा Q3. समझ में आया क्या? यस. तो डेल्टा Q3 का वैल्यू मिला? हाँ मिला. कितना मिला? माइनस 5 जूल्स ओनली. Yes sir. पागल है क्या, इतना कम? और ये वो 5 जूल्स ऑफ थोड़ा सा हीट रिजेक्ट हुआ है, नहीं? अच्छा ठीक है. फिर क्या पूछा है? फाइंड साइकिल एफिशिएंसी. साइकिल एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? 1 minus Q2 by वो तो फॉर्मूला है. एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क ओवरऑल वर्क बाय हीट सप्लाइड, है कि नहीं? अच्छा, हीट कितना सप्लाई हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस? एक बार 500, अगली बार रिजेक्ट हो गया, ये भी तो रिजेक्ट हो गया, तो टोटल वर्क कितना हुआ हम लोग निकाल चुके हैं 315. और कितना हीट सप्लाई किए? 500, नहीं? सो इट इज कमिंग आउट टू बी 630. सो इट इज 0.63 और 63%. efficiency is 63%. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सोचो, सपोज ये -5 के जगह +5 आया होता. सपोज ये -5 के जगह +5 आया होता, तो आंसर में क्या बदलाव आता? सेम होता कि डिफरेंट होता? अगर ये -5 होने की जगह +5 होता, नहीं, तब हीट सप्लाइड कितना होता? इधर 500, इधर 5. टोटल हीट सप्लाइड इज 505. तो नीचे हम 505 डिवाइड करते. समझ में आया क्या? 505 करते अगर ये पॉजिटिव आता तो, क्योंकि हमें लिखना है हीट सप्लाइड, हीट अब्सॉर्ब्ड, दैट इज द वर्क डन बाय हीट सप्लाइड. ये ध्यान रखना, सारा पॉजिटिव हीट को जोड़ना है एज हीट सप्लाइड. क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. ए साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. वैल्यूज ऑफ डेल्टा Q, डेल्टा U एंड डेल्टा W फॉर सम स्टेप्स आर गिवन. फिल अप एम्प्टी बॉक्सेस. चलिए एम्प्टी बॉक्स को भरना है भाई, भरना है. यहाँ पर कुछ रफ वर्क करेंगे और इसको भरने की कोशिश करेंगे. चलिए निकालते हैं. हमें मालूम है, क्या ये वैल्यू कैसे निकालेंगे कोई बताएगा? डेल्टा U ओवरऑल क्या होता है? 0 होता है, नहीं? तो दैट इज सेम एज डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 मिलके हुआ 0. डेल्टा U1 है 10 माइनस 50 प्लस डेल्टा U3 इज इक्वल टू 0. मतलब डेल्टा U3 कितना है? 40 कैलोरी. क्या समझ में आ रहा है? Yes sir. तो पहला चीज हमें समझ में आ गया, ये है 40 कैलोरी. आगे और भी तो ढेर सारे खाने पड़े हुए हैं.
अच्छा कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वर्क डन हियर, डेल्टा क्यू हियर, यू नो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप कहोगे डेल्टा Q3 इज इक्वल टू डेल्टा W3 प्लस डेल्टा U3, है कि नहीं? Yes, sir. ये है डेल्टा Q3, 70 calories. सो दैट इज दिस प्लस दिस, तो कितना लिखेंगे इसके जगह 70 कैलोरी। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। देखो ये तो इंटरेस्टिंग है, आपको सारा चीज मालूम रहेगा तभी कर पाओगे। ये हो गया ए, ये हो गया दूसरा, डेल्टा Q3 भी निकाल दिए हम लोग, डेल्टा U3 भी निकाल दिए, बाकी रह गया ये। अच्छा ये बताओ, ये तो मालूम नहीं, ये डेल्टा Q2 बता सकते हो क्या? -10 डेल्टा Q2 इज डेल्टा W2 प्लस डेल्टा U2, इन दोनों को जोड़ो, इट इज -10 कैलोरी। अब ये दोनों मालूम है तो ये तो निकल जाएगा, 10 कैलोरी। 20 इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, नहीं Yes. 20 इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, तो ये कितना आ जाएगा? 10. आप थोड़ा रुको और देखो क्या ओवरऑल डेल्टा Q ओवरऑल डेल्टा W बराबर है, चेक करते हैं। ओवरऑल डेल्टा Q क्या है? 20 प्लस 70 माइनस 10, 90 माइनस 10 इज 80 कैलोरी। ओवरऑल डेल्टा W सेम 80 कैलोरी हो रहा है, मतलब ओवरऑल डेल्टा Q इज इक्वल टू ओवरऑल डेल्टा W। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई पूछेगा व्हाट इज द एफिशिएंसी, है कोई पहलवान जो मुझे बता देगा? इट इज वर्क डन बाय हीट सप्लाई, व्हाट इज द वर्क डन इन वन साइकिल? 80 कैलोरी, वर्क डन इन वन साइकिल इज 80 कैलोरी बाय हीट सप्लाइड पर साइकिल, कितना? 100%. 100% हो जाएगा। अरे कैसे 100% हो जाएगा? हीट कितना सप्लाई हुआ है? 20 सप्लाई हुआ है, 70 सप्लाई हुआ है, -10, ये तो सप्लाई नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। 7 सप्लाई कितना हुआ है? 90। ये समझ में आना चाहिए, क्यों 90 हो रहा है, समझ में आया? सो इट इज कमिंग आउट टू बी 88.88%। Yes, sir. पूछा नहीं है, पूछने से आप लोग निकाल लोगे, है ना? यस तो यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस की नेसेसरी फंडामेंटल खत्म होता है। ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बट यू कैन ट्राई देम फ्रॉम बुक्स, और आई विल बी शेयरिंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन थर्मोडायनामिक्स फॉर यू, कर लेना। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।